तो मैडम आप मुझे बताएं कि आपने अपनी तैयारी किस तरह से स्टार्ट की, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। फिर मेरी जो जर्नी रही है कि शादी के बाद जिस तरीके से मैंने अपनी तैयारी को मैं लेकर चली कि अगर आपके पास 12 आवर्स या 15 आवर्स नहीं हैं तो सबसे पहले जो मेरे लिए जो चीज़ मायने रखती है वो ये थी कि आप जब एक ख्वाब देखते हैं सीएसएस करने का, अगर आप जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये मेरे लिए भी नई बात है और सबके लिए नई बात है और अच्छी बात है, बहुत यस। इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आपको पता तो हो कि आपने कौन सी किताबें पढ़नी है। यानी अब नॉलेज भी आएगी आपके पास अब कॉन्फिडेंस भी आएगा, अब ये दोनों चीजें आएंगी, वो चीज हेल्दी रिलेशन। लेकिन आपके केस में मैंने आपको यूरोपियन हिस्ट्री नहीं रख पाया, मैंने कहा कि आप यूएस हिस्ट्री रख लें। जी सर। Assalamu alaikum everyone. Very warm welcome to all of you. As you all know that my name is Udam Hussain Bakshi and I welcome you once again to the platform of Tosh BRSC Academy Karachi. आज हमारे साथ जो है वो मिस नारिश कुल हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने रिसेंटली सीएसएस का एग्जाम पास किया है। ये ना सिर्फ एक स्टूडेंट है बट शी इज़ ऑल्सो अ वॉरियर एंड शी इज़ ऑल्सो माई वाइफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप इन्होंने प्रेस्टीजियस सिविल सर्विसेज में अपनी सीट भी सिक्योर कर ली है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है और ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी में कौन सी गलतियां करते हैं एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंटोर जब आप अपनी सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। कैसा फील हो रहा है आपको सीएसएस पास करके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और द मेन थिंग इज़ के अब जिस नियत के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं कि हम अब अपनी तैयारी, हमारी जो जर्नी रही, हमने जो गलतियाँ की या हमने जो सीखा, इंशाल्लाह ताला वो कोशिश करेंगे कि बाकी एस्पिरेंट्स जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या जो बीच में हैं या स्ट्रगलिंग फेज़ में है, कोई अटेम्प्ट करना चाहता है, तो उनको अब हमने गाइड करना है इंशाल्लाह ताला। बेशक। तो मैडम आप मुझे बताएं कि आपने अपनी तैयारी किस तरह से स्टार्ट की, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। आपने जब तैयारी स्टार्ट की तो क्या बैरियर्स आपने फेस किए, उसके बाद आपने किस तरह से कोप अप किया इन सारी चीज़ों के साथ? फिर जब इंटरव्यू एंड साइकोलॉजिकल का फेज आया तो यू वर ऑल्सो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट, तो उसको आपने कैसे टैकल किया एंड फाइनली आपने सीट भी सिक्योर कर ली? जी सर, बात ये है कि सीएसएस की जो जर्नी है वो एक लंबी जर्नी है जिसे हम कहते हैं, क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स हैं और 12 सब्जेक्ट्स को टैकल करना और इस तरीके से टैकल करना कि आप उसको पास भी करें और आपका एग्रीगेट भी बने, तो ये चैलेंजिंग एक चीज़ होती है। फिर मेरी जो जर्नी रही है कि शादी के बाद जिस तरीके से मैंने अपनी तैयारी को मैं लेकर चली, जी तो बिल्कुल। तैयारी करना इट्सेल्फ एक बड़ा डॉन्टिंग चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए। जो फुल फ्लेज या 24/7 तैयारी को देते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मसले दरपेश होते हैं, मगर स्पेशली अगर जो शादी के बाद तैयारी कर रहे हैं या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं या उनकी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनके साथ वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास 12 आवर्स या 15 आवर्स नहीं है तो इट इज़ ओके। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर लिमिटेड टाइम का स्लॉट है, दिन में आप जॉब करते हैं, आपकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप अकेडमीज नहीं ज्वाइन कर पा रहे, एक्स वाई जी जो भी आपके फैक्टर्स हैं, आप उनके साथ भी सीएसएस कर सकते हैं। और आज हम उसके बारे में बात करना भी चाहते हैं कि सबसे पहले जो मेरे लिए जो चीज़ मायने रखती है वो ये थी कि आप जब एक ख्वाब देखते हैं सीएसएस करने का, बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि वो सीएसएस पास कर लें, क्योंकि सबसे मुश्किल इम्तिहान है पाकिस्तान का और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इस ख्वाब को इंसान हकीकत किस तरह बनाए? तो सबसे पहली चीज़ जो तमाम एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए वो ये है कि आप अपने इस ख्वाब को अपना पैशन बनाएं। पैशन से मेरी मुराद ये है कि अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं पढ़ने के लिए और उसके अलावा आप आपकी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप उस उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी इस ख्वाब को भूलें मत। जब हम बात करते हैं फीमेल्स की तो उनकी जिम्मेदारियां तो डबल होती हैं एज कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट जो एक सीएसएस की तैयारी कर रहा होता है। जब आपकी क्वालिफिकेशन आपकी जब अलोकेशन हो गई तो उसके बाद जब सोशल मीडिया पे आपकी कोई पोस्ट वगैरह लगी तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनका एक कॉमन क्वेश्चन था कि आप क्या सीएसएस पास करके उसके बाद पर्दा मेंटेन किया जा सकता है या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। तो मैं उनको भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि सिविल सर्विसेज के अंदर आप का जो ड्रेसिंग है आपकी, आप पर्दा करती हो या फिर नहीं करती हो,
इसके साथ क्या स्टेट का फिर एफपीएससी का कोई रोल होता है या नहीं इसके अंदर, तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि जो एफपीएससी है उसका मकसद आपके एप्टीट्यूड और टेम्परामेंट को चेक करना होता है, ना कि जी आप पर्दा करती हो या फिर आप पर्दा नहीं करती। वो स्टूडेंट्स जो अबाया, पर्दा और वेल कंटिन्यू करना चाह रही हैं, बिल्कुल वो कर भी सकती हैं और इंटरव्यू में भी जाया जा सकता है। अगर आप वेल के साथ जाना चाह रही हैं तो देयर इज नो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन, आप बिल्कुल उसके साथ भी जा सकती हैं और इवन इन सीएसए आप उसको थ्रू आउट मेंटेन कर सकती हैं। तो इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे इस चीज को लेकर, तो वो बिल्कुल परेशान नहीं हो। वो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको इनकरेज भी किया जाता है। यस तो सर, आपका मेन क्या थिंग, ख्याल है यस इसके सर, बारे मेन में? थिंग इज कि आपका रिटर्न क्वालिफाई हो, क्योंकि सबसे जो मुश्किल चीज है वो आपका रिटर्न है। यस, 12 पेपर्स आपने पास करने हैं और उसमें आपका एग्रीगेट भी बने, और ये दिखने में एक चीज आसान शायद लगती हो जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, कि आपने 100 में से 40 मार्क्स लेने हैं। ये चीज डुएबल है, मगर खास उसकी स्ट्रेटजीज हैं, उसकी तैयारी का एक पैटर्न है कि आपने किस तरीके से उस हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो सर मेरे साथ भी इसी तरह होता था कि शादी के बाद डेफिनेटली आपने घरदारी भी देखनी होती है। तो मैं क्या करती थी कि मैं फजर के बाद पढ़ती थी, उसके बाद फिर मेरी घर की जिम्मेदारी शुरू हो जाती थी, नाश्ता बनाना, खाना वगैरह बनाना। तो जब मैं नाश्ता या खाना भी बना रही होती थी, तो मैं हांडी चलाते वक्त अपने अपने टॉपिक्स जो मैंने पढ़े हुए होते थे तो वो मैं जहन में बिल्कुल, रिकॉल यस। करती थी। तो या फिर आपसे डिस्कस कर लिए, तो इसका ये बिल्कुल मतलब ऐसा होता ही है। है मैडम, आपको तो कभी भी जो है प्रॉपर आपने सीएसएस को बैठ के 10-10, 12-12 घंटे तो नहीं पढ़ा है। आपको जो भी दिन में 1 घंटा, 2 घंटा मिल गया, आपको जो भी टाइम आपको थोड़ा-सा मिल गया, आपने उसी में ही जो है अपनी स्टडी की है। फिर जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता था उसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लेती थी। आपने जो लिखा होता था, एज ये होता था कि जो भी आपने लिखा वो फौरन करेक्ट हो जी जाता था, सर, उसकी चेकिंग हो जाती थी और बिल्कुल। इससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी वो एनहांस हो जाती मगर थी। सर इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा जो चैलेंज आता है ना, वो आपके माइंडसेट का आता है। कि शुरू में मुझे फील होता था कि अच्छा मैं बाकी लोगों की तरह पढ़ नहीं पा रही, मैं पढ़ती हूँ अभी मेरा फोकस होता ही है तो मुझे काम करना पड़ रहा होता है, एक एक आपके यस, जहनी तौर पे एक आपको बर्डन आ रहा होता है। मगर जो स्टूडेंट ओवरकम कर ले अपने जहन को, उन थॉट्स को, इट्स ओके। अगर मुझे 20 मिनट भी मिल रहे हैं, खुशी खुशी मैं उन 20 मिनट्स को प्रोडक्टिव बनाकर अपना काम कर बिल्कुल। लूंगी। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, और आप भी हमेशा यही कहते हैं कि सीएसएस जो है वो माइंडसेट की गेम ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सीएसएस में जो है आपकी नॉलेज वगैरह चेक होती है। देखिए नॉलेज बिल्कुल आपकी चेक होगी, लेकिन आप इस बात को भी ज़हन में रखें कि आपकी जो एज लिमिट होती है दैट इज़ 21 टू 30 इयर्स। तो एफपीएससी को अच्छे से पता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा यंग हैं, तो बहुत ज़्यादा आपसे स्कॉलरली नॉलेज तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि जी आप पीएचडी करके फिर आएँ। जी सर। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होती है और उसके बेस पे आप एलिजिबल हो जाते हो। तो सीएसएस में जो चाहिए होता है वो ये होता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या नहीं है। आप जिस तरह से सोचते हैं, द वे यू कम्युनिकेट, द वे कि आप डिसीजंस ले रहे होते हो, वो चीजें ज्यादा मैटर कर रही होती हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि सीएसएस इज गेम ऑफ नर्व्स। आप जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन देयर आर 12 पेपर्स जो कि आपने 6 दिन में कंप्लीट करने होते हैं। जी यानी सर। आपके जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं 9 टू 12 पीएम, हम्म। देन 2 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 2 2 से पीएम 5। टू 5 पीएम आपका पेपर, टोटल 6 दिन में हम्म। आपके सारे पेपर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी वो मेंटल स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना, वो चीजें ज्यादा चेक हो रही होती हैं और जिस स्टूडेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है वो अल्टीमेटली पास हो जाता है। बिल्कुल सर, जिस तरह बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो नॉलेज तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं, फिर जब वो अपेयर होते हैं एग्जाम्स में तो उनसे हमें सुनने को ये मिलता है कि हम डिलीवर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टडी जो की अपनी वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं की। अब आपका एक सवाल जो आपने करना है, आपको 4 सब्जेक्टिव में 4 सवाल करने होते हैं, तो आपको 35 मिनट्स मैक्सिमम मिलते हैं उस सवाल के लिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतना ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा जी, कर लेते हैं कि वो लिख ही नहीं पाते। फिर दूसरा मसला उनको ये आता है कि उन्होंने नोट्स तो बना लिए, किताबें तो उन्होंने पढ़ ली, मगर वो एफिशिएंटली लिख नहीं पाते वहां पर। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हम इस नॉलेज को आर्टिकुलेट किस तरह करें अपने पेपर में। तो मेन थिंग इज, जिस तरह अभी आपने बात की कि थोड़ा सा टाइम मिलता था वो मैं राइटिंग प्रैक्टिस को देती थी। सर राइटिंग प्रैक्टिस का तो मैं ये समझती हूँ कि सीएसएस एक रिटन एग्जाम है, तो जितनी ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे
उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर सकें। मतलब आप बेशक Yes, पढ़ें कम, लिखें बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है मैडम, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये ज्यादा पढ़ने का या फिर ज्यादा बोलने का इम्तिहान तो है ही नहीं, ये ज्यादा लिखने का इम्तिहान है। तो जितना ज्यादा आप लिखते हो आपके आइडियाज उतने ज्यादा पॉलिश होते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चलता है कि आप अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 35 टू 38 मिनट्स में कैसे लिख सकते हैं हम। वो राइटिंग प्रैक्टिस की होगी आपने तो तभी आप लिख पाते हो, अदरवाइज तो आप नहीं लिख पाते। तो इसलिए बिल्कुल। एक फेमस कोटेशन भी है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब यहाँ पर मैं ये इस तरह से इसको इंटरप्रेट करूंगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हैं, अदरवाइज आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर होता है आपका एग्जाम के अंदर, दैट इज योर इंग्लिश ऐसे ऐसे। राइटिंग, जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो रहे होते हैं, क्योंकि 10 टॉपिक्स होंगे और उनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है और तकरीबन जो वर्ड लिमिट है इट इज रफली 2000 टू 2500 वर्ड्स, और ये आसपास आपने इतना ऐसे प्रोड्यूस करना होता है। तो उसमें जो मेन इशू स्टूडेंट फेस करता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। यानी अब वो सोल्यूशंस लिख रहा होता है और जब सोल्यूशंस की बारी आती है तो हमें पता चलता है कि जी अब 10 मिनट रह गए हैं, तो अब सोल्यूशंस को हम कैसे लिखें। या तो स्टूडेंट अब सोल्यूशन स्किप करके कंक्लूजन लिखता है, या फिर वो क्या करता है कि वो पॉइंट्स में सॉल्यूशंस लिख लेता है। बिल्कुल सर। अल्टीमेटली जब आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा तो आपका ऐसे फेल हो जाता है। ये चीजें आपने सीखनी है, और जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट और ये तमाम चीजें आपके हाथ में आ जाती हैं। एज अ रिजल्ट आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर और पाते सर हो। आप जो हमेशा कहते थे तैयारी के दौरान भी कि बेशक आप थोड़ी देर के लिए पढ़ें मगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। ऐसा ना करें कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले दिन आपने ब्रेक ले लिया। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसएस की जर्नी में। अगर जिस दिन आपको कम टाइम मिल रहा है आप वो कम टाइम में पढ़ें लाजमी। बेशक आप अगले दिन उसको कंपनसेट कर लें, 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ लें, क्योंकि एक दिन जब हम नहीं पढ़ते तो एक ये कंपटीशन है जिनके साथ हमने compete करना है, वो पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं बैठ के। तो कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है सर। और आप हमेशा से यही कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करने लगते हैं और आप कंसिस्टेंसी के साथ करने लगते हैं तो आप इम्प्रूव करने लगते हैं। मगर जब कोई स्टूडेंट ब्रेक दे देता है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को, फिर से सर वो वही उसी लेवल पर आ बिल्कुल, जाता है। फिर वो जीरो से दोबारा उनको स्टार्ट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर। अच्छा मैडम, एक और चीज़ है कि स्टूडेंट्स का अक्सर ये भी सवाल होता है कि हम सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं। तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेल्फ स्टडी को उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया हुआ है। सेल्फ स्टडी हम किसको कहते हैं? आपने कोई भी किताब ले ली और आप अपनी मर्जी से बैठ के उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दिस इज नॉट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि जी आपको ये पता है कि कौन सी किताब है, उसको कितना पढ़ना है, और सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, इसमें से क्या मैंने पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, और इसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और ये जो टॉपिक है इसको किस डायमेंशन में मैंने पढ़ना है और कवर करना है। जब ये तमाम चीजें आपको पता चल जाती हैं तो देन यू स्टार्ट स्टडिंग, और इसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी। लेकिन स्टूडेंट कहता है कि मैं खुद से बैठ के बस किताब खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा एंड दैट इज सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं है। ये सेल्फ स्टडी सुनने में तो बड़ा ही एक यूटोपियन और एक बहुत अच्छी चीज लग रही है हमें, लेकिन इसका मतलब क्या होता है इसको हम मिस इंटरप्रेट सर करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है, मेरे लिए भी ये एक नई बात है जो आपने अभी बात कही है कि बिल्कुल ऐसा ही है। सेल्फ स्टडी अगर जब तक किसी के पास गाइडेंस नहीं होती या कोई टीचर नहीं होता तो जो सारे एस्पिरेंट्स हैं वो यही समझते हैं कि जी हमें आता है, पढ़ना लिखना आता है, हमने ग्रेजुएशन में अच्छा सीजीपीए ले लिया है, अब ये सिलेबस है, अब लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। ये इसी को सेल्फ स्टडी माना जाता है। अगर आप जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये मेरे लिए भी नई बात है और सबके लिए नई बात है और अच्छी बात है, बहुत Yes. इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आपको पता तो हो कि आपने कौन सी किताबें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, किस हद तक पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, उसके बाद आप बैठकर सेल्फ स्टडी करें। तो ये मेरे ख्याल में एक बिल्कुल अच्छा पर्सपेक्टिव ऐसा ही है। है कि आपको जब तक पता नहीं है कि पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आप खुद से फिर कैसे पढ़ोगे? जब ये बिल्कुल। तमाम चीजें आपको पता होंगी फिर तो आपने खुद पढ़ना है ना, फिर आपने कॉन्सेप्ट्स को भी याद करना है, कोटेशंस हैं, सेइंग्स हैं, रेफरेंसेस हैं, वोकैबुलरी है, बहुत सारी चीजें हैं जो फिर आपने कुछ क्रैमिंग पार्ट भी है और कुछ आपका एनालिसिस का पार्ट होता है। दोनों चीजें सीएसएस में रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा याद करने वाला इम्तिहान नहीं होता। एनालिसिस आपकी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। सर मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ी सी इस बारे में भी बात करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस का उनका इश्यू होता है, वो नर्वसनेस का शिकार होते हैं, वो एंशियस होते हैं, और आप हमेशा हमें बताते हैं कि आपने एक जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
उसके हवाले से आप, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा एस्पिरेंट्स को बताएं, क्योंकि मेरी अपनी जर्नी में हमेशा आप जो मुझे एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाते थे और आप हमेशा कहते थे कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, इस चीज ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया बिल्कुल। सक्सेस में। सबसे पहले तो मैडम एक ये चीज़ है कि हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ अ रोल ऑफ अ मेंटर, और ये मेंटर होता कौन है जी और सर। क्या होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ मेंटर, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग सर। होते हैं। आपके टीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेंटर आपका एक ही होता है। अगर हम बिल्कुल पीछे चले जाएँ, लेट्स टॉक अबाउट सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। अब इन सब के कोई ना कोई इनका मेंटर रहा है, तभी तो उन्होंने एक्सेल किया है इतना ज़्यादा। लेकिन वो यही बात है कि हम इतने भी अब आगे नहीं निकल गए हैं कि हमें मेंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, यानी हम इतने सुपीरियर नहीं हैं, हमें चाहिए होता है। मेंटर से क्या होगा कि आपकी जो जर्नी है वो आप जल्दी अचीव कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने कराची से जाना है हैदराबाद, या फिर आपने कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाना है। देयर आर मेनी वेज़ जिनके थ्रू आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीकल के थ्रू, बाय रोड और बाय ट्रेन। लेकिन सबसे फास्टेस्ट जो रूट होगा वो बाय एयर होगा कि जी आप सर। जी फ्लाइट की टिकट कराओ और आप फौरन पहुँच जाओगे और आप बिल्कुल कंफर्टेबल होगे और कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी, आप रिलैक्स होके वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रास्ते डिफरेंट होते हैं हर किसी के। किसी का रास्ता कौन-सा है और किसी का कौन-सा है। सीएसएस में आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आपने वो रास्ता चूज़ करना है जो फास्टेस्ट है और जो सेफेस्ट है और जो आपको जल्दी पहुँचा दे। बिल्कुल तो सर। इसमें आपको गाइडेंस और मेंटर की ज़रूरत जल्दी पड़ती है और ज़्यादा पड़ती है। जितना आपके पास गाइडेंस ज़्यादा होगी, आप उतना जल्दी ये एग्ज़ाम पास कर लेते हो। तो इसी के साथ-साथ एक मैं और थोड़ी-सी इंटेलेक्चुअल टोन की अगर मैं बात करूँ, तो उसको कैसे हम एलिवेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक हिस्टोरियन, एक ऑथर हैं, फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने कोल्ड वॉर के बारे में बताया है और उन्होंने एक किताब लिखी, एंड ऑफ हिस्ट्री। अब एंड ऑफ हिस्ट्री के बाद उसका जो क्रिटिसिज्म आया है, वो सेकंड जो बुक है, दैट इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है फ्रांसिस फुकुयामा जी को। सर। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में डेली देखें तो हम बगैर किसी को पढ़े, बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, हम हर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, और कहीं पर भी। यस सर। ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप है और आपके पास राइट टू स्पीच भी है, लेकिन ठीक है, उसको आप बैक भी तो करें अपनी नॉलेज के साथ। बिकॉज सोशल मीडिया आ गया है तो इट डज नॉट मीन कि जी अब एब्सोल्यूट लेवल पे आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, बिकॉज सोशल मीडिया एक एम्पावरमेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस एम्पावरमेंट के साथ आती है। उसको भी रियलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें, ताकि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक्ट करें। अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, हम किसी की जिंदगी में बेटरमेंट लेकर आने के लिए हम कंट्रीब्यूट करें, बिल्कुल ना सही कि सर। हम जो है नेगेटिविटी को प्रमोट करें ज्यादा। तो अगर किसी को किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो लेट्स आस्क, पूछें, ना कि जज करें। यानी अगर आपको किसी चीज के बारे में कम इंफॉर्मेशन है, कम नॉलेज है, तो आप उसको क्या करें, आप पूछें, मजीद सीखें, ना कि जो है आप जज करना स्टार्ट कर दें। तो इसी माइंडसेट माइंडसेट बहुत ज्यादा इसी इम्पोर्टेंट है तरह सर। एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं। तो जी, जब आपकी नॉलेज बिल्कुल बॉटम पे होती है, बहुत नीचे होती है, तो आप खुद को बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट समझते हो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होता है क्योंकि सुपरफिशियल नॉलेज है आपके पास। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ रही होती है, तो आपको पता चलता है कि आपको तो बहुत नहीं पता, कुछ भी सर ये ऑलमोस्ट बहुत एस्पिरेंट्स के कम साथ आपको होता है पता है। सर, एस्पिरेंट्स का एस्पिरेंट्स के ज्यादा साथ होता ऐसा होता है। है। तो फिर क्या होता है, फिर विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी नॉलेज बढ़ रही होती है, तो नॉलेज बढ़ने के साथ क्या होता है, आपने जो वो पहले सुपरफिशियल इल्यूजन एक बनाया हुआ था कि जी आप बहुत ज्यादा जानते हैं, वो आपका ग्राफ नीचे आ रहा होता है। बिल्कुल। फिर एक पॉइंट आएगा, फिर ये दोनों चीजें एक साथ राइज करेंगी, यानी अब नॉलेज भी आएगी आपके पास अब कॉम्पिटेंस भी आएगा, अब ये दोनों चीजें आएंगी, व्हिच इज अ हेल्दी रिलेशन। ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी एस्पिरेंट अगर वो कामयाब होना चाह रहा है, तो उसको इन तमाम चीजों को जहन में रखना है, तभी वो स्टूडेंट कामयाब हो पाता है। बिल्कुल सर, माइंडसेट के साथ स्ट्रैटेजी का होना, और स्ट्रैटेजी तभी आप बना सकेंगे जब आपके पास गाइडेंस होगी। जिस तरह हमने अपनी तैयारी में देखा, आपके और भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो हम सब में जो एक चीज़ कॉमन है, हमारी डेली बेसिस पर एक स्ट्रैटेजी बनती है, हमारी वीकली बेसिस पर एक स्ट्रैटेजी बनती है, हमारी मंथली एक स्ट्रैटेजी होती है। तो स्ट्रैटेजी का ये रोल जो है स्टूडेंट्स की Yes. ज़िंदगी में, एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर अगर हम थोड़ी सी बात करें, मेरी तो स्ट्रैटेजी यही रही कि सर
जितना टाइम मैं रीडिंग को दूंगी उतना ही मुझे अपनी राइटिंग यस, प्रैक्टिस को बिल्कुल देना है, ठीक। इक्वल चलेंगी चीजें। और अल्हम्दुलिल्लाह से राइटिंग जो है वो एक, जो लोग क्रिएटिव राइटिंग ज्यादा करते हैं उनको थोड़ा सा एक अपर हैंड होता एज है। मिल जाता जी है जी, उनको, यस। क्योंकि सर जितना ज्यादा उनको आइडियाज को लिखना आएगा तो उतना ज्यादा वो जितनी नॉलेज अपनी गेन करते हैं उनको इजीली पेपर पर लिख सकते हैं। अगर सर हम जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, अगर हम उनके लिए जो CSS 2026 में अपेयर होंगे तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सर कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी को 3 से लेकर? 4 चीजें हैं जो उन एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए अगर वो अपना एग्जाम जो है देके पहले ही अपना अटेम्प्ट सिक्योर करना चाहते हैं। जिनका सेकंड अटेम्प्ट है तो वो अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जी आपको बहुत ज्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ बनना पड़ेगा। यानी जो एरोगेंट है ये सिस्टम, मतलब ये इस तरह से बना हुआ है कि वो खुद ही सिस्टम से वो ड्रॉप हो जाता है, वो फिल्टर किया जाता है। क्योंकि आप देखें पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, देन रिटन, देन साइकोलॉजिकल, मेडिकल, फाइनल इंटरव्यू, देन एलोकेशन, ये सारी चीजें क्यों डिजाइन की गई हैं? ताकि जो सिस्टम है उसमें वो लोग आए जो सिस्टम के लिए बेटरमेंट का काम कर सकें, अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि अगर एक सिविल सर्वेंट है, लेट सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर एक PAS ऑफिसर है, उसकी एलोकेशन हो जाती है PAS में, जिसको हम DMG भी कहते हैं, या फिर कस्टम्स में, या फिर पुलिस में, या इस तरह के किसी और ग्रुप के अंदर उनकी एलोकेशन हो जाती है, तो वो जितना भी डाउन टू अर्थ हो और हम्बल हो, तो फिर भी जब उसको इतनी ज्यादा पावर मिलती है तो वो कुछ हद तक फिर भी उसमें वो चीज आ जाती है। तो इसीलिए ये देखा जाता है कि वो स्टूडेंट जो है वो हम्बल और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ताकि जब आपके पास इतनी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है तो आप उसको संभाल भी सकें। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से अब सर्व कर रहे हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनमें से आज तक मैंने कोई भी एरोगेंट स्टूडेंट नहीं देखा है। मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास कर लिया है 2021, 20, 22, अब डिफरेंट जगहों पर हैं। उनमें से मैंने किसी में भी ये क्वालिटी नहीं देखी जो कि एक बैड क्वालिटी है, दैट इज एरोगेंस के, जी वो एरोगेंट हो। दे आर वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, और बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से बात करेंगे हर इंसान के साथ, वो कोई भी इंसान हो, इर्रेस्पेक्टिव के जी वो किस पोजीशन पे है, वो सबके साथ इक्वली और अच्छे से पेश आ रहे होते हैं। ये क्वालिटी एक तो बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एस्पिरेंट के अंदर बिल्कुल ये सर। होनी चाहिए जो एग्जाम पास करना चाहते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर होगी तो मजीद बाकी चीजें हैं वो हम इजीली उनको कर सकते हैं। सेकंड इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी फर्स्ट इज हम्बल और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, बिल्कुल सर। सेकंड इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप किस दिन से अपनी CSS की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। जो कह रहे हैं टुमारो, तो कल तो कभी नहीं आना। टुमारो वो जो है वो कभी भी नहीं आना है, तो वो टुमारो के चक्कर में वो सालों गुजर जाते हैं ऐसा ही है और सर। वो दिन कभी भी नहीं आता। डिसीजन मेकिंग ये होती है कि आपको पता हो कि एक सेकंड की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ सेकंड। बिल्कुल। जिसको एक सेकंड की वैल्यू पता है उसको एक मिनट की भी वैल्यू पता है, उसको एक घंटे की भी वैल्यू पता है, उसको एक दिन की और महीने की और साल की भी वैल्यू पता है। क्योंकि सबसे छोटा यूनिट टाइम का सेकंड है। जिसको सेकंड के बारे में नहीं पता कि जी सेकंड है ना, 2 मिनट गुजर गए कोई बात नहीं, तो उसके लिए फिर 2 महीने भी कोई बात नहीं, फिर 2 साल भी 2 साल भी जाते गुजर हैं। जाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आपको डिसीजन मेकिंग के साथ साथ टाइम की वैल्यू को समझना जरूरी है। तो जिस दिन आपको पता चल जाए कि जी CSS का एग्जाम आपने देना है, तो आप उसी दिन से अपनी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा ऐसा ही है कि सर। आप वेट करते रहें कि परफेक्ट टाइम आ जाएगा तो मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा या फिर स्टार्ट करूंगी। परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आना है। चैलेंजेस शैल ऑलवेज रिमेन देयर, वो हमेशा से चैलेंजेस एक जगह पर रहती हैं और वो परफेक्ट टाइम कभी भी, आइडियल टाइम आपके पास नहीं आता। तो आपने जिस भी सर्कमस्टांसेस में है, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो सबसे पहले आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी, आप डाउन टू अर्थ हो। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और टाइम को भी आपने जहन में रखना है। उसके बाद नाउ लेट्स स्टार्ट कि जी अब आपने इंपॉर्टेंट और चीजें क्या करनी है। सिंपली FPSC के सिलेबस को और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। सिलेबस कौन सा है वो आप गूगल करेंगे, आपके पास सिलेबस आ जाता है। सिलेबस कौन सा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स कौन से हैं, उनके लिए क्या किताबें पढ़नी है, इसके लिए आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, आधे घंटे की तमाम चीजें आपके सामने आ जाती हैं। आप सेल्फ सफिशिएंट बने, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो हर चीज पे कि एक छोटी सी भी बात आपने पूछनी है तो वो भी आप किसी से पूछें। सेल्फ सफिशिएंट होते जाएं आप, जितने ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होंगे आप उतने ज्यादा प्रोडक्टिव होते जाएंगे। तो आप रिसोर्स लिस्ट अपने पास रखें, सिलेबस और टेबल ऑफ कंटेंट्स आप अपने पास रखें, उनको पढ़ें आप। उसके बाद देन स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स आप मीडियम और शॉर्ट तो सर दोनों बना गाइडेंस का सकते क्या हैं। रोल है इसमें, जब हमने बात इन की तमाम कि स्टेप्स में आपके पास गाइडेंस होना जरूरी है।
ये चीजें आपने खुद करनी है, लेकिन विद प्रॉपर गाइडेंस। आपके पास गाइडेंस नहीं होगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने सब्जेक्ट्स ऑप्शनल्स कौन से रखने हैं। बिल्कुल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखना 5 मिनट 2 मिनट का काम नहीं है। नहीं लेकिन है। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस जो आते हैं, जो सबसे कॉमन मैसेज होता है वो यही होता है कि सर ऑप्शंस का बता दें। मैंने जो है यहाँ से पढ़ा है और मैं इस साल अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ एंड दिस इज माय बैकग्राउंड, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बताएं कौन से होने चाहिए। मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए? 8-10 ग्रुप्स हैं, उनमें से फाइनलाइज करने पड़ते हैं। तो पहले आप बैठें सामने, आप राइटअप्स अपने चेक करवाएं, आप कब अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उसके बेस पे आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आपकी लर्निंग कैसे होगी, आप अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, पर्सनल मेंटोर ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, उसके बिल्कुल बेस पे आपकी फैमिली कितनी सपोर्ट कर रही है। ये बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर होने के बाद भी डिसाइड कि जी हमारे ऑप्शन सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। लेट सपोज आपका एक ऑप्शन सब्जेक्ट था इंटरनेशनल रिलेशंस। अब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जी वी हैव टू ऑप्ट यूरोपियन हिस्ट्री। हमने यूरोपियन हिस्ट्री को ऑप्ट करना है क्योंकि बहुत ज्यादा जो ओवरलैपिंग है ये वो सब्जेक्ट यूरोपियन आईआर के साथ होता है। लेकिन आपके केस में मैंने आपको यूरोपियन हिस्ट्री नहीं रखवाया, मैंने कहा कि आप यूएस हिस्ट्री रख लें। जी सर। वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमने जो है अटेम्प्ट फौरन देना है और हमारे पास ना राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम है, ना सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का टाइम है, ना रिविजन्स का टाइम है, ना नोट्स मेकिंग का टाइम था। तो फिर मैंने आपको कहा कि जी आपके पास यूएसए का एक्सपोजर है, जी सर। तो आप ऐसा करें यूएस हिस्ट्री आप रख लें कि अगर कोई क्वेश्चन आपने प्रिपेयर नहीं भी किया हो तो आपके पास जो अटेम्प्ट कर सकूं तो मैं। आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑल्दो ठीक है, यूएस हिस्ट्री में रिलेटिवली यूरोपियन हिस्ट्री के कंपैरिजन में हमेशा से स्कोर कम आता है। यूएस हिस्ट्री इस दफा भी ऐसा है कि जी यूएस हिस्ट्री में जिसका अच्छा पेपर गया है तो रफली 55-60 ये स्कोर आया है, 65 यूएस हिस्ट्री के अंदर। यूरोपियन हिस्ट्री में जो स्कोर आया है अगेन इट इज 80-85, यानी एवरेज स्कोर भी इट इज अराउंड 75 प्लस ये स्कोर आया है। अब ये कॉम्बिनेशन है। मिथ ये है कि जी आईआर के साथ आप यूएस हिस्ट्री रखो, ये ओवरलैप होता है, बट ये मिथ है, ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट मिसगाइडेड है। अब वो कितनी भी बहस कर ले मेरे साथ, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? वो ऑलरेडी मिसगाइडेड है, तो मैं उसके साथ बहुत ज्यादा बहस नहीं कर सकता। मैं उसको सिर्फ एक लाइन में जवाब दे सकता हूँ कि यूएस हिस्ट्री ओवरलैप नहीं करता, यूरोपियन हिस्ट्री करता है, आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको एक सेकंड में, एक मिनट में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल सकती है। गाइडेंस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जो आपको थ्रू आउट चाहिए होता है, उसकी सपोर्ट आपको हमेशा से चाहिए होती है, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो आपके साथ जो गाइडेंस का है रोल वो हमेशा साथ होना चाहिए, उसके साथ आप अपनी तैयारी करेंगे। तो जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आप पास्ट पेपर सॉल्व करें, अपने 4 से 5 साल के पास्ट पेपर्स आप सॉल्व करें। सर पास्ट पेपर्स जो हैं वो हमें नोट्स की तरह सॉल्व करने हैं या पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स करके? आप देख के सॉल्व करें, यानी कंसल्ट ऑल द रिसोर्सेज और पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें। सिर्फ आपने किताब पढ़ी, आपने नोट्स बना लिए तो आपको क्वेश्चन पास्ट पेपर का सॉल्व करना नहीं आएगा। इस चीज को आप समझ लें कि आपने सिर्फ लेक्चर्स अटेंड कर लिए, आपने किताब पढ़ ली, नोट्स बन गए, नाउ क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा, नहीं जी, अब क्वेश्चन की अभी बारी आएगी। तो अब आप पास्ट पेपर्स कुछ सॉल्व करें, 4-5 साल के हर सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें, जो देख के करेंगे आप। यानी अब आपके पास बुक आपने पढ़ ली, लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए, पास्ट पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए, अब आप टेस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले टेस्ट में अगर देयर आर 7 क्वेश्चंस तो आप मॉक्स देना स्टार्ट करें। 7 क्वेश्चंस हैं तो अब अगेन 4 सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। आपकी स्टार्टिंग लाइन आपने चेक करनी है कि जी आप 3 घंटे में कितने सवाल कर पाए हो। आप 1 सवाल कर पाए हो, 2 सवाल, तो जो भी आपकी स्टार्टिंग लाइन थी अब आप हर दिन उसको इम्प्रूव करते सर जाएंगे। आपको याद होगा कि जब मैंने अपना पहला ऐसे लिखा था तो मैंने सिर्फ आउटलाइन ही जो 2 घंटे में बनाई थी ऐसे की, और फिर 1 घंटे में मैंने अपना पूरा ऐसे लिखा था। तो शुरू में जब आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपको बुखार भी आ रहा होता है, आपको टेंशन भी हो रही होती है क्योंकि आपसे लिखा नहीं जाता, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती लिखने की। ऐसा ही है। आपकी जो स्ट्रेंथ थी, जिस दिन आपने पहला अपना ऐसे की आपने आउटलाइन बनाई तो मैंने आपसे पूछा कि आपने 2 घंटे हो गए और अभी तक आपने आउटलाइन बनाई है, तो आपने कहा जी सर अभी मुझे सिर्फ आउटलाइन ही बनी है। तो मैंने कहा चलें पूरा करें, अब देखें कितने पैराग्राफ्स होते हैं। तो जब 50 मिनट्स 55 मिनट्स गुजर गए तो यू सेड सर की कंक्लूजन हो गया है। तो मैं शॉक हो गया कि इतने पैराग्राफ 55 मिनट्स में कैसे हो गए। तो जब मैंने उसको चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक थे। तो उसी दिन मैंने आपको कह दिया था कि मिस आपका ऐसे तो पास है, क्योंकि इतनी स्पीड तो किसी की भी नहीं है राइटिंग की, क्योंकि आपको 2 घंटे लगे हैं आउटलाइन बनाने में, तो स्टूडेंट को जो इसको टाइम लगता है आउटलाइन बनाने में वो 1 घंटा लगता है।
मगर 55 सर इस 60 मिनट्स प्रैक्टिस लगते ने हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो दिया इससे ये एग्जाम हुआ में। कि आपकी जो आउटलाइन है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव और बहुत मेच्योर और बहुत अच्छी बनती है विद केस इन पॉइंट्स, जिसमें थीसिस बहुत इम्पैक्टफुल होता है और उसमें कोई गलती नहीं होती है। तो उसके बाद बाकी जो है पैराग्राफ्स, उसमें आपकी जो राइटिंग स्पीड है तो वो उसकी वजह से आप बहुत अच्छे से अपना ऐसे कर पाते हैं और इसी वजह से आपका ऐसे भी क्रैक हो गया सर है। एग्जाम हॉल में इस चीज़ ने बड़ा सपोर्ट किया कि आपको जब पता है कि आप कितने मिनट्स में कितने पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, तो एक कॉन्फिडेंस होता है आपको कि बिल्कुल मतलब आपका जो टाइम है वो आपके कंट्रोल में है। अब जिस तरह मैंने ये जिक्र किया कि 2 घंटे में अगर मैंने आउटलाइन बनाई थी तो मुझे पता है कि मैं 15 to 16 पैराग्राफ्स 1 घंटे में लिख सकती हूँ। तो मुझे हमेशा से वो जो एक चीज़ होती है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं रहा पेपर्स में, क्योंकि बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है, आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो सर टाइम मैनेजमेंट बहुत एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस मैडम, रखता जैसे है। मैंने बताया कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, आप भी कोई 1 या 2 बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट्स बता दें और उसके बाद मुझे आप ये बताएंगे जो फीमेल्स हैं स्पेशली उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा। बिल्कुल सर, स्ट्रेटजी में सर आपने जो पॉइंट्स बताए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ सर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि सीएसएस का जो एग्ज़ाम है वो सबसे पहले आपका खुद के साथ कंपटीशन है। ये एग्ज़ाम जो है वो आपको चैलेंज करता है हर लेवल पर। आपको स्पिरिचुअल लेवल पर भी चैलेंज करेगा, आपको एकेडमिक्स में भी चैलेंज करेगा। हर स्फीयर में आपने खुद को कम्पीट करना है सबसे पहले। मतलब कि इससे पहले कि आप सब लोगों के साथ मुकाबला करें, ये इम्तिहान आपको खुद के साथ मुकाबला करवाता है कि अगर आपकी कोई वीकनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आप फोकस नहीं कर पाते चीज़ों को, आप बैठ के स्टडी नहीं कर पाते, सबसे पहले तो आपने इस चैलेंज को ओवरकम करना है, फिर आप जाके कम्पीट करेंगे। बिल्कुल तो मेरी टिप यही है स्टूडेंट्स को कि आप इस एग्ज़ाम को इस तरीके से देखें कि ये आपकी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है। और जो जो आपको कमियां आ रही हैं, जो जो आपकी वीकनेसेस हैं, आप उन पर काम करें। जब तक आप उन पर काम नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा मैं यही कहूँगी स्टूडेंट्स को कि हमेशा ज़्यादा पढ़ने की चाह रखें, कि ज़्यादा मेहनत करने की चाह रखें। वो लोग जो मेहनत कर सकते हैं और वो समझते हैं कि हम किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो मेन चीज़ है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी मकाम ज़िंदगी में इंसान को मेहनत किए बगैर नहीं मिलता। तो मेहनत से मत घबराएं, बिल्कुल चैलेंजेस आएंगे, मगर ये एक डुएबल एग्ज़ाम है, आप इसको पास भी कर सकते हैं मेहनत के साथ, गाइडेंस के साथ। और फीमेल्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम सब फीमेल्स को नेगेटिव माइंडसेट से निकलना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। हम ज़्यादा जो फोकस करते हैं ना सर अपनी एनर्जीज, वो उन चीज़ों पर करते हैं जो बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती हैं। मतलब यस फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बेबी है, इस वक्त न्यू बॉर्न बेबी है, मैं ये कहूँ कि मैं पॉडकास्ट पर नहीं आ सकती, तो मतलब मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती वो चीज़। मगर अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी, मैं बेबी को भी संभाल लूंगी, नाश्ता भी बना यस लूंगी और थोड़ा सा टाइम निकाल लूंगी कि मैं पॉडकास्ट भी कर लूँ, तो वो हो जाएगा। तो औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए मैं यही कहूंगी कि ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड, कि आप क्या कर सकती हैं। ये ना देखें कि चैलेंजेस क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, नेगेटिव्स पर अपनी एनर्जी ना बिल्कुल फोकस करें, पॉजिटिव्स पे ज्यादा पॉजिटिव्स फोकस पर करें। देखें। यस और जब हम पॉजिटिव्स पर फोकस करते हैं सर, तो फिर मिरेकल्स होते हैं, होते हैं फिर इंडीड इंशाल्लाह इंडीड। आपके जो ख्वाब हैं वो हकीकत बेशक बनते हैं। बेशक। बस इसी के साथ कंक्लूड करेंगे। इसमें मैं एक और लाइन जो है वो ऐड करना जी सर। चाहूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है दैट इज़ इंक्लूसिव इन नेचर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो रियल वुमेन इश्यूज़ हैं अब लोग उन पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं और ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर रही है इस चीज़ के अंदर। तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास एक और चीज़ भी होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं ही फॉर शी कैंपेन, यानी जो मेल हैं वो भी जो फीमेल्स हैं उनको सपोर्ट कर सकें। यानी वो मेल जो है वो भी एम्पावर्ड इतना होना चाहिए कि वो उसके अंदर ये कैपेसिटी, ये विल होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने अदर काउंटर पार्ट को सपोर्ट कर सके। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।